नमस्कार, आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपके साथ राजप्रियांशु। आपको बता दें 2023 सेशन में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लगातार बच्चे भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे पटना हेड ऑफिस आ रहे हैं और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर मात्र अपने रहने खाने के खर्च पर हायर एजुकेशन वाले कोर्स पर नामांकन करा रहे हैं। और साथ ही भारत के अलावा नेपाल देश के भी बच्चे हमारे हेड ऑफिस आ रहे हैं, अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके NOC लेटर प्राप्त करके अपने नेपाल देश को वापस जा रहे हैं। आपको बता दें हमारी ट्रस्ट भारत और नेपाल दोनों देशों के छात्रों को फ्री हायर एजुकेशन वाले कोर्स, जैसे कोई भी कोर्स करते हैं आप, जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसके कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनके कॉलेज फीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। 2022 सेशन में भी लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में नेपाल के काफ़ी स्टूडेंट हमारे ट्रस्ट से जुड़कर हायर एजुकेशन वाले कोर्स से अपना नामांकन करा चुके हैं। तो इसी बीच हमारे बीच कुछ छात्राएँ जुड़ी हुई हैं, कुछ छात्र जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं एवं हमारे बहुत खास मेहमान श्री श्यामलाल सर जी जुड़े हुए हैं जो नेपाल से हैं, जो नेपाल के जनकपुर के चीफ एसोसिएट हैं। तो इन लोगों से कुछ खास बातचीत करेंगे कि डिलाइट के बारे में पहली बार कब सुना था, कौन से कोर्स में नामांकन कराया, नेपाल से पटना आते टाइम, भारत बिहार आते टाइम क्या क्या ऐसे मन में ट्रस्ट रिलेटेड सवाल थे, और ओवरऑल इन लोगों के एक्सपीरियंस को जानेंगे कि ट्रस्ट से जुड़कर सर लोगों का और मैम का और जो छात्र छात्राएँ जुड़े हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक एक करके जानना चाहूँगा कि क्या नाम हुआ आप लोगों का मैम? मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितु यादव है। जी, कौन से कोर्स में नामांकन कराया है और कहाँ से हैं आप लोग? ये हमारे चैनल पे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये आप बता दीजिए। BSc रेडियोलॉजी नेपाल से। नेपाल से हैं आप? और आप? BSc रेडियोलॉजी, मैं भी नेपाल से। आपकी भी रेडियोलॉजी कोर्स में नामांकन हुई है और आप भी नेपाल की ही रहने वाली हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राम आधार यादव, मैं भी नेपाल से हूँ, रितु के फादर। जी सर, आपसे तो हमारे व्यूअर्स परिचित हैं ही, लेकिन फिर भी उनको बता दीजिए सर कि आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से? मैं श्यामलाल शाह, ये डे लाइट ट्रस्ट नेपाल का जो है मैं डायरेक्टर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। सर आपका नाम सर क्या हुआ? रमाशंकर मिश्रा, मैं अंजलि का फादर हूँ। जी, आप अंजलि मैम जो हैं यहाँ पे फादर होंगे। अच्छा, ये आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से और कौन से कोर्स में एडमिशन कराया आपने? मेरा नाम रामजीवन शाह है, मैं BBA कोर्स में एडमिशन कराया, मैं नेपाल से। आप भी लोग नेपाल से हैं। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे हेड ऑफिस पे, भारत के इस देश में, और पटना बिहार की इस धरती पे आप लोग का बहुत स्वागत है। ये मैं जानना चाहूँगा कि ट्रस्ट के बारे में पहली बार कब सुना था और कैसे सुना था? ट्रस्ट के बारे में पहली बार अपनी फ्रेंड रितु से सुना था। जी, आपने कैसे सुना था और कब सुना था, कुछ याद है? पापा ने 1 साल पहले बताया था। बिल्कुल। सर पहली बार सुनने के बाद क्या क्या मन में सवाल थे और किनके द्वारा सुना था सर आपने? पहली बार मैंने, हमारे बीच हैं श्यामलाल सर। श्यामलाल सर के बच्चे, लड़का और हम एक ही संस्था में काम करते थे। तो उन्हीं के मार्फत मुझे मालूम हुआ, और मालूम होने के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो हम श्यामलाल सर से बात किए कि वास्तव में क्या है, कैसे करें, हमें भी अपने बच्ची को एडमिशन कराना है। हाँ, तो इस संदर्भ में इनसे बात हुई, और इसी दौरान में हमारे जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के नेपाल भी विजिट थे जी। और उस विजिट के क्रम में मतलब कि अच्छा से विस्तृत रूप में मुझे जानकारी हुआ डे लाइट ट्रस्ट के बारे में। यानी कि सर जब हमारे चेयरमैन सर नेपाल विजिट पे गए थे तब आपकी वहाँ उनसे पहली मुलाकात हुई और उसके बाद आपने डे लाइट ट्रस्ट से जुड़ा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर जो आपसे नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग जो मिलते हैं, सर उनको सर डे लाइट के बारे में सर क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जो आप पहली बार उनको बताते हैं सर? सबसे पहले तो ऐसा भी क्या संभव है कि बगैर पैसे का हमारे बच्चे का पढ़ाई होगा? बिना कॉलेज फी, एडमिशन फी के बगैर संभव है? और ऐसा खास करके यदि ये बात भारत से है तो ज़रूर वहाँ कोई ना कोई ठगी होगा, और उसमें भी बिहार हैं। आजकल जितना भी बढ़िया हम बनने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी एक छवि लोगों के दिमाग में है, भारत के वासियों को भी है और नेपाल में और ज़्यादा है इस विषय पर। ओवरऑल भारत में है तो थोड़ा शंकास्पद होता है, उसमें भी बिहार है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो उनको जब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी पिछले हिस्ट्री जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, बात करवा देते हैं, तब थोड़ा थोड़ा अरे होगा 1-2 घटना ऐसा होगा अपवाद के रूप में, लेकिन ओवरऑल कौन करा सकता है? हज़ारों विद्यार्थी पढ़ाने में तो अरबों रुपया लगेंगे, ये कोई भी ट्रस्ट कहाँ से लाएगा ये पैसा? और अब भी प्रश्न यही आ रहा है कि इतने बच्चे को नेपाल के जो पढ़ने के लिए आप लोग जो खुला इनवाइट कर रहे हैं, तो भारत में ऐसा कौन सा होगा, कौन देगा पैसा? और कल नहीं देगा तब क्या होगा बच्चे का? ऐसी प्रश्न अक्सर हाँ लोग करते हैं। हाँ।
सर ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत में बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन को बदनाम कर रखे हैं, जिस वजह से नेपाल के और भारत के भी बहुत बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जता पाते हैं। पहली बार सुनने के बाद तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी बिलीव नहीं हुआ होगा, लेकिन हेड ऑफिस आई और यहाँ आकर कितना भरोसा हुआ आपको? पूरा भरोसा हुआ। पूरा भरोसा। मैम आपको? पूरा है। तो जो भी आज आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, आप अपने अभिभावक के साथ यहाँ पे आई, काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई आप लोग? हाँ पूरी हो गई। आप लोग की मैम? जी हो गई। आपका जो भी काउंसलिंग का प्रक्रिया था वो पूरा हो गया? पूरा हो गया प्रक्रिया। सर बच्ची को लेके सर काउंसलिंग में बैठे होंगे, चेयरमैन सर से खास बातचीत हुई होगी, कौन से कोर्स को करें, कैसे करें। सर जो भी आपके मन में सवाल थे सर, सारे सवालों के जवाब सर ने सर प्रॉपर दिए? हाँ, सर ने जवाब दिए। शुरू में जब हम सब्जेक्ट चूज किए तो हमारे पास उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का। तो कॉलेज को हमने ऑनलाइन सर्च भी किए, अपने रिलेटिव से पूछे भी कि ये कॉलेज कैसा है, नेपाल में एफिलिएटेड है कि नहीं है, पढ़ने के बाद हमें नेपाल में जाकर ये काम आएगी या नहीं आएगी। हाँ, हम ऑनलाइन सर्च भी किए, वहाँ रिलेटिव से भी पूछे, नेपाल में भी समझें, और उसके बाद हमने फाइनल किया कि नहीं ठीक है तो एडमिशन लेनी चाहिए। और जो पहले से जानकारी थी कि सिर्फ हॉस्टल फ़ी तीरना है, तो सिर्फ हम हॉस्टल फ़ी डिपॉजिट किए और एडमिशन लेटर जो अभी हाथ में है बच्ची लोग है, हाँ, NOC लेटर आज मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो एडमिशन लेटर आपको मिला, तो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि जो भी आपकी कॉलेज फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिलाइट ट्रस्ट की होगी, तो उसको रिटन फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि कैमरे के सामने उस चीज़ों को आप लोग दिखाएं। आप भी दिखा दीजिए। पढ़ा आपने इसको बारीकी से, आप लोगों ने पढ़ा इसमें क्या क्या जो भी पॉइंट्स थे, इसमें वो सारी चीज़ें लिखी थी जो भी ट्रस्ट के बारे में पहली बार सुनने पे पता चलती हैं कि डिलाइट ट्रस्ट आपको रहने खाने का खर्च खुद उठाना है और एग्जामिनेशन फ़ीस का, लेकिन कॉलेज फ़ीस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रस्ट की होती है। तो इसमें वो सारी चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट लिखी है मैम? हाँ लिखी है। पढ़ा आपने उसको अच्छे से? हाँ पढ़ा। पढ़ा मैम आपने? जी। आपने पढ़ा? पढ़ा। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि अभी भी बहुत सारे नेपाल के ऐसे बच्चे बचे हुए हैं, बच्चियां बची हुई हैं जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी बाकी है, और उनका ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहता है कि पहले ही वो घर बैठे ही सोच लेते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं भारत में पहली बार जाऊंगा, भारत के बिहार राज्य में पहली बार जाऊंगा, डिलाइट के हेड ऑफिस में पहली बार जाऊंगा, मैं इतनी दूर का सफ़र तय करके कैसे जाऊँगा। क्योंकि उनको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये यहाँ आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, यहाँ आपके पूरे जीवन का सवाल है। कहीं ना कहीं वो अच्छे कोर्स में इनरोल होते हैं, अच्छे कोर्स को पढ़ते हैं, तो उनकी पूरी भविष्य इसी काउंसलिंग पे डिपेंड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनको एक मैसेज दीजिए, और ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा सोचा था कि वहाँ जाने के बाद काफ़ी डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, कैसे जाऊँगा कैसे नहीं जाऊँगी, तो स्टार्टिंग में जब ये सब सोचा था तो क्या सोचा था? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ लग रहा था कि मतलब कैसे जाऊंगी, कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो जैसे पहली बार इमेजिन करने पे ही घर बैठे ही बच्चे माइंड मेकअप कर लेते हैं अपना कि मैं अलग देश में जा रहा हूँ, मैं भारत में जा रहा हूँ, भारत के किस राज्य में, बिहार में जा रहा हूँ, हेड ऑफिस कैसे जाऊँगा। वो अक्सर ऐसा चाहते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो जाए या फिर नेपाल में ही हो जाए। तो आपको क्या क्या परेशानी सच में आई क्या आने में नेपाल से? हाँ थोड़ी बहुत तो आई, पर उतनी भी नहीं। बिल्कुल। आप सर एक मिनट में आपसे यहाँ पे एक मिनट सर रुकना चाहूँगा, क्योंकि सर आपको ही पता है नेपाल के भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी बाकी है। सर उनको सर नेपाल आने में उनका सर ये एक कॉमन सवाल रह रहा है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ऐसे कि मैं नेपाल से भारत नहीं जा पाऊँगा, मैं कैसे आऊँगा, मैं कैसे पहुँचूँगा। सर इस विषय को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बात है कि जो हमसे जो जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, ट्रस्ट से जुड़ करके, ये इनके गार्जियन लोग और बच्चे लोग ज़्यादा बाहर का जो तजुर्बा नहीं होता है, बाहर का अब अनुभव नहीं होता है यात्रा का, और यहाँ आकर के ऑफिस ढूंढना, वहाँ जा कर के किसको क्या बात कहना पड़ेगा, किनको पूछना पड़ेगा। तो ये
सही में जेनून बात है क्वेश्चनिंग आना। लेकिन हम ये कह रहे हैं जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम लोगों से हमारा ट्रस्ट तो अब यहाँ भी है, नेपाल में भी है, तो नेपाल के ट्रस्ट के किसी को आप सहयोग ले सकते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर है अथवा और जो हमारे हर जिला में प्राय कोऑर्डिनेटर मौजूद है, तो कोऑर्डिनेटर को कहिए और कोऑर्डिनेटर को के साथ में आ सकते हैं। और ये नहीं यहाँ आने में दिक्कत है, आपको लगता है, कितने को लगता है कि भारत जाऊँगा तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो काठमांडू से अब दूर जो ये भारत से सटे बॉर्डर से हैं, उनको तो दिक्कत उतना नहीं है, उनको थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है, लेकिन फिर भी जो भारत आने का काम ही नहीं पड़ता है, तो बॉर्डर एरिया के वाले को भी दिक्कत महसूस होती है, ठग लेगा, कहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा मामला। तो हम ये चाहते हैं कि जिनको आना जाना बना है, जो किसी का संबंध है, रिलेशन है, अब पारिवारिक रिलेशन भी है, तो ऐसे लोग को तो तजुर्बा है तो आ जाए, जिनको सहज है वो यहाँ आ जाए। बाध्यता नहीं है कि आप यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप एडमिशन के लिए आ जाते हैं, थोड़ा अर्लियर होगा, समय पर होगा, तो उसका जो किसी भी कॉलेज में हमें 7, 8, 10 सीट से ज़्यादा बाहर को तो लेता नहीं है, तो उसमें सब हमारे ही ट्रस्ट का रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो जल्दी जल्दी जितना हमारा सीट बुक हो जाएगा, वहाँ जो है अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल में सीट एलोकेट हो जाएगा, तो आसान रहेगा। और बाद में क्या होती है कि हमें फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या बाद में ये भी होता है कि जिस कॉलेज में हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं उसमें समाप्त हो जाएगी, तो जो रहेगा उसी में होना होगा। तो बेटर ऑप्शन के लिए जो आना चाहते हैं तो आ जाए, वैसे बाद में भी ऑप्शन खराब नहीं रहेगा तथापि। और जिनको दिक्कत हो रही है तो काठमांडू में होगा, सबका जो है काउंसलिंग काठमांडू में होगा। और काठमांडू के लिए क्या है कि जैसे यहाँ काउंसलिंग हो रहा है तो हम भी आए, आप जो है राम आधार बाबू कोऑर्डिनेटर है वहाँ रोहतक से, तो आप भी आए हैं, मैं भी सेंट्रल नेपाल का जो सेंट्रल से मतलब डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी समय निकाल लिया, है ना। और एक मिनट पर मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं भारत देश में पहली बार जा रहा हूँ, मैं कैसे ढूंढूंगा ट्रस्ट को, किस पते पर जाऊँगा, और कहीं ना कहीं सर नेटवर्क इशूज़ भी आ जाती हैं भारत में आने के बाद, तो सर वो हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे एसोसिएट के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। और दूसरी बात है, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं उसी तरह यदि काठमांडू में अथवा नेपाल के किसी भी जगह हम काउंसलिंग कराते हैं तो वहाँ यहाँ से चेयरपर्सन जो है यहाँ से जाना होगा वहाँ, तो उनका भी यहाँ जो है टाइम शेड्यूल डेवलप करना पड़ेगा। उस शेड्यूल में हमारे लोग भी वहाँ उपस्थित होने का शेड्यूल डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे को उसी डेट पे आना होगा। तो और ख़ास जगह तो काठमांडू जाने में जितना दिक्कत होगा, जैसे भैरहवा से, पोखरा से, भैरहवा और वीरगंज हुआ, विराटनगर हुआ और जनकपुर हुआ, ऐसे जगह से तो यहाँ कम खर्चा है और डायरेक्ट गाड़ी की सुविधा ज़्यादा है। डे नाइट बॉर्डर से, हर एक बॉर्डर से पटना की गाड़ी है। और काठमांडू के लिए जाने के लिए भी उतना ही है, तो काठमांडू भाड़ा और यहाँ का भाड़ा में अंतर नहीं है एक्सपेंस के हिसाब से। हाँ, और दूसरी बात है कि हमारे वहाँ जो है विद्यार्थी पूरा सबको कब फेवरेबल होगा 2-4 के लिए तो हम लोग डेट तय नहीं कर सकते। 40-50 जब हो जाएगा एक जगह सबके फलाना डेट में आप लोग कितना संभव हो तो उसी डेट पर होगा। इसीलिए हम चाहेंगे तो यदि जिनको संभव है लगता है और थोड़ा तो होता है कि असिस्ट चाहिए तो हमारे कोऑर्डिनेटर लोग हैं, हम लोग हैं, उनको पहुंचाए भी देंगे। साथ भी 4-5 जैसे कि आज 5 आदमी आने और 2 अभी रुके हुए हैं तो हमें भी थोड़ा आसान हुआ। 5 अब सबसे बड़ी बात है जब यहाँ से एडमिशन लेटर और सारे चीज़ समझ करके जाएंगे तो वहाँ के साथ में जिनको कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन वाले से मुलाकात होगी, सर लोगों से, गार्जियन से, बच्चे से, तो वहाँ और को थोड़ा इनकरेज होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो संभव है वो लोग यहाँ आ जाए। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी आ पाएंगे वो अच्छे कॉलेजेज में, अच्छे कोर्सेज में बच्चों के नामांकन हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं सर आप हमारे नेपाल के चीफ एसोसिएट होने के कारण कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी सर आप मदद करेंगे हेड ऑफिस तक पहुंचाने में, जो घर बैठे ही सोच लेते हैं कहीं ना कहीं कि मैं उतनी लंबी दूरी कैसे तय करूँगा, मैं भारत देश में कैसे ट्रस्ट को खोजूँगा, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक सर सवाल रहता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग जिनका अभी एडिशन हुआ है वे
अपने नेपाली भाषा में अपने लोकल जो भी वहाँ की बच्चियाँ हैं बच्चे हैं उनको एक मैसेज दे दीजिए कि उनको भी ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए और हायर एजुकेशन में अपना नामांकन कराना चाहिए। म चाहन्छु कि सबै नेपाली भाइ बहिनीहरू यो डेलाइट एजुकेसन ट्रस्टबाट जुरेर आफ्नो नामाङ्कन गराउन, किनकि यो ट्रस्ट एकदमै फेथफुल छ र यहाँनिर ट्युसन फिस मतलब 0 ट्युसन फिसमा एडमिसन हुन्छ। बिल्कुल मैम, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी एक मैसेज दे दीजिए कि आपने भी नामांकन कराया है और नेपाल की बच्चियों को भी हमारे ट्रस्ट से जुड़कर नामांकन कराना चाहिए। मैले यहाँ डेलाइट ट्रस्टमा 0 ट्युसन फीमा एडमिसन गराएको छु। म आफ्नो साथीहरूसँग निवेदन गर्छु कि पढ्ने योजना भएर पैसाको कमी भएर पढ्न नपाएकोमा यहाँ भिजिट गर्ने। बिल्कुल, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को एक नेपाली मैसेज मतलब नेपाली लैंग्वेज में एक मैसेज दीजिए उनको। मेरो जति साथी भाइ बहिनीहरू हुन्छ नेपालबाट जो इन्डियामा पढ्न चाहन्छ डेलाइट एजुकेसनल ट्रस्टबाट जुट्नु होला। राम्रै शिक्षा, राम्रो नलेज पनि मिल्छ, फी पनि कमै लाग्छ। सबै सुविधा हस्। धन्यवाद। सर और कुछ ऐड करना है? ओके, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत भी हमारे ट्रस्ट पे था कि आपने एक लंबी दूरी तय करके हेड ऑफिस तक पहुंची और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके एनओसी लेटर प्राप्त करके अपने सपने को एक नई उड़ान देने की ओर एक कदम आगे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने जी सर, बिल्कुल, और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग जल्द ही नेपाल भी आएंगे और आप लोगों से वहाँ भी मिलेंगे और वहाँ भी एक ऐसा ही इंटरव्यू की जो भी कार्यक्रम होगी वहाँ भी आयोजित की जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने हमारे बीच नेपाल के कुछ छात्र, कुछ अभिभावक और हमारे बहुत ख़ास मेहमान नेपाल के श्री श्यामलाल सर जी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी खुद जुबानी बताई कि नेपाल के कैसे उन बच्चों को भी जो पहली बार सुनते हैं उनको कैसे बताते हैं ट्रस्ट के बारे में, उनका क्या क्या सवाल रहता है। और जो बच्चे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर लिए हैं लेकिन अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने में उनको ये समस्या आ रही है कि वो घर बैठे ही सोच ले रहे हैं कि मैं पटना हेड ऑफिस कैसे आऊँगा, भारत देश में कैसे जाऊँगा। उनको भी सर ने मैसेज दिया कि कैसे वो जुड़ सकते हैं और कैसे बहुत आसानी से हमारे पटना हेड ऑफिस आकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके एनओसी लेटर प्राप्त करके अपने सपने को एक नई उड़ान दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2023 सेशन में किसी भी हायर एजुकेशन वाले कोर्स में नामांकन कराना, ट्रस्ट से जुड़कर हायर एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं। इस तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।